हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 7 का हम पार्ट 3 देख रहे हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। पिछले वीडियो में आपने देखा था डिफरेंट टाइप के कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की बात की थी हमने, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी बात की थी। ओके, अब हम जो बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की, तो देखिए पहले हम कुछ इसके फैक्ट की बात करते हैं। देखिए जितने भी फॉसिल्स फ्यूल हैं, चाहे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है या अदर की हम बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, ये सारे सारे एग्जॉस्टेबल हैं। मतलब इसका ये है कि ये सारे ख़त्म होने वाले हैं, मतलब एक बार यूज़ किया और हमेशा के लिए क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। समझ गए? तो अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? अब हमें सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज ज़रूरत पड़ती है। तो जो सस्टेनेबल ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में कौन से हैं? जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, जियोथर्मल है और बायोमास है। ये सारे सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं? सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इनको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी कहते हैं। समझ गए? अब देखिए ये जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये अलग अलग जगह पे आपको हर जगह फैले हुए मिलते हैं और इको फ्रेंडली हैं। इनसे किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है या अदर डिफरेंट टाइप का नहीं होते हैं और हर जगह मिल जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं जितने भी नॉन कन्वेक्शन एनर्जी सोर्सेज हैं ये हमें क्या करते हैं? कंटिन्यू सस्टेन करते हैं, कंटिन्यू हमें अवेलेबिलिटी करवाते हैं, इको फ्रेंडली हैं, सस्ते पड़ते हैं। एक बार इनिशियली, बस एक डिमेरिट क्या है, इनिशियली कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है। जब इसको स्टेबलाइज करते हैं ना उस टाइम पैसे लगते हैं, लेकिन बाद में क्या है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। ओके, अब नंबर 1 हम बात करते हैं सोलर एनर्जी। तो जितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास में नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है, उसके हम डिस्कस करें। तो नंबर 1 ले रहे हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, देखिए पहले हम इसमें देखिए ये आपको पता है प्लेट लगी हुई है, इसमें सोलर जैसे इसमें सनलाइट लगती है तो इसमें क्या होती है, सिलिकॉन की इसके अंदर वो चिप बनी होती है, ऐसे सिलिकॉन की ब्लैक ब्लैक मिलता है इसके अंदर। तो उससे क्या होता है, उससे हमें ये जो जो हीट बनती है और हीट को नीचे क्या होते हैं, बैटरी होती है उसके अंदर, वो उसके अंदर स्टोर होती रहती है या उसको हम रिचार्ज होते रहते हैं। दूसरा, यदि डायरेक्ट उसको हम इसका इलेक्ट्रिसिटी में भी डायरेक्ट इसको फ्लो करवा सकते हैं। बस ध्यान ये है कि जितनी देर सनलाइट रहती है ना, इतनी देर क्या होती है, ये आपको कंटिन्यू मिलती रहती है। तो देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये इको फ्रेंडली है, इसके अलावा इकोनॉमिकल है, एक बार पैसे लगते हैं फिर ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। रिन्यूएबल है, सनलाइट कंटिन्यू मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है। जीरो कार्बन इमिशन है, किसी प्रकार मतलब कार्बन में धुआं नहीं निकलता किसी प्रकार का। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस काफ़ी कम लगता है, शुरुआत में पैसे लगते हैं। इसके अलावा लेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल है, हमारे जो फॉसिल फ्यूल है उस पर डिपेंडेंसी कम होती है। और सोर्स का इनकम का हमारा सोर्स है, क्योंकि जहाँ पर भी बेरन लैंड है, खाली ज़मीन है, तो वहाँ पर हम इस प्रकार के प्लेट सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सन रे हैं, इसको हम फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसमें फोटोवोल्टिक सेल होते हैं। ओके, ये इसमें हम बात करें, इसमें देखिए दो इसकी इफेक्टिव प्रोसेस है इसमें। एक में तो इसमें एक तो मैं डायरेक्ट सोलर एनर्जी जो फोटोवोल्टिक सेल में यूज़ करते हैं, दूसरा सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी है, दोनों प्रकार के हैं। तो एक तो फोटोवोल्टिक सेल जो यूज होते हैं उसके थ्रू, दूसरा फोटो थर्मल टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। जो थर्मल टेक्नोलॉजी है तो वो उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हैं, काफ़ी सस्ती पड़ती है ये, और इसमें पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इजी कंस्ट्रक्टर करने में, उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलती है। सोलर एनर्जी हम बात करें तो कोल से 7 गुना ज़्यादा मोर इफेक्टिव है। इसके अलावा ऑयल बेस्ड जो प्लांट होते हैं उनसे, कोल या ऑयल से 7 गुना, इसके अलावा न्यूक्लियर प्लांट से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फ्यूचर का हम यदि रिसोर्स की बात करते हैं ना, तो ये सोलर है, विंड है, ये सारी सारी क्या होंगे हमारा फ्यूचर के अंदर जो पावर का सोर्स बनेगी। इट इज़ जनरली यूज मोर इन एप्लीकेंस लाइन हीटर्स, क्रॉप ड्रायर्स,
कुकर्स, ये सारा हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब मेन बात है कि इसका इंडिया में आइडियल लोकेशन कहाँ है, तो देखिए सन की वहीं होती है जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है ना, बादल कम होते हैं ऐसे, तो उस पार्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, ज़्यादा ऐसी कंडीशन होती हैं। तो देखिए हम बात करें तो जैसे राजस्थान और गुजरात का पार्ट है, यहाँ काफ़ी कम रेनफॉल होती है, तो कंटिन्यू काफ़ी सारी क्या मिलता है, धूप मिलती रहती है, सनलाइट मिलती है। तो ये जो स्टेट हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा आइडियल लोकेशन वाले हैं जहाँ पे इनका हम यूज कर सकते हैं इन दोनों स्टेट के अंदर सोलर एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विंड एनर्जी। अब ये जरूरी नहीं कि आप गुजरात और राजस्थान में कर सकते, और जगह भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो इन दो स्टेट के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में देखिए आप देख रहे हो जैसे ये एक बड़ी सी विंड मिल लगी है। ठीक है, तो जैसे इसका जो विंग ऐसे घूमती है ऐसे ना, तो इसके साथ में एक क्या टरबाइन लगी होती है रबड़ के साथ में, तो टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है तो क्या आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी है वो लाइन के थ्रू बाहर सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, तो मेन क्या, हवा चलनी चाहिए बस इसमें सीधी है, तो पॉल्यूशन फ्री है, कोई इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है, इनएग्जॉस्टेबल हाउस ऑफ एनर्जी है, हवा चलते रहेगी, हवा बस एक बार आई और इसको विंड को घुमा दिया और आगे निकल गई हवा, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी कन्वर्सन फ्रॉम ब्लोइंग विंड इन सिंपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सिंपल सा है, जो तेज हवा चलेगी तो क्या इसका जो बड़े बड़े पंख लगेंगे ये क्या कर घुमाएगा, घुमाने के साथ टर्बाइन चलेगी और बिजली बनेगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जहाँ पे परमानेंट विंड सिस्टम है, जैसे ट्रेड विंड्स है, वेस्टर्लीज है, या हम कहीं पर यदि हम बात करें सीजनल विंड्स जैसे मानसून है। ठीक है, ऐसे जो एरिया मिलते हैं ना, वहाँ पर हम इस प्रकार का प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे लोकल विंड्स हैं, जैसे लैंड और सी ब्रिज या कोस्टल एरिया के अंदर है, वहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है कि हवा चलनी चाहिए, हवा किसी वजह से चल रही चाहिए, वो परमानेंट है चाहे सीजनल है या लोकल है, कैसे भी हवा चले, तो उससे क्या जैसे हवा चलेगी तो ये जो इसके जो बड़े बड़े पंख लगे हैं वो घूमेंगे, और घूमते ही क्या होगी, बिजली शुरू हो जाएगी ऐसे। देखिए इसका इंडिया में बात करें तो इसका विंड एनर्जी है जनरेट शुरू हो चुका है, कई स्टेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस की है। तो ये बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका। सिंपल सी बात करें तो वेस्टर्न जो घाट है ना, इसका वेस्टर्न पार्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे इसके प्लांट लगाए जा सकते हैं, लगाए जा रहे हैं, और काफ़ी सारे और भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइडल एंड वेव एनर्जी। अब आपको पता है कि समुद्र जो होता है ना, उसमें लहरें चलती रहती हैं पूरी तरह से, कभी टाइड आता है, कभी वेव या करंट्स चलते रहते हैं, तो उससे हम किस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे ये पानी के अंदर लगा रखे हैं, तो ये छोटे छोटे इसमें क्या है, जैसे विंड मिल होती है ना वैसे अंदर लगा रखे हैं, तो पानी का जब फ्लो होगा तो क्या ये टर्न घूमेंगे इसे, और घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वो अंदर जो ऐसे वायरिंग कर रखी है तो वो वायरिंग से स्टोर करके हम बाहर इसको सप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में इसका अभी तक ऐसा कोई प्लांट स्टेबलाइज नहीं हुआ है। तो देखिए ओशियन है जो मेन स्टोर हाउस है इस एनर्जी का, और जहाँ पे बड़ी बड़ी टाइडल वेव आते हैं काफ़ी सारे ना, तो उस पार्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। जैसे हम बात करें गल्फ़ ऑफ कच्छ वाला पार्ट है, गल्फ़ ऑफ खंबात है, गल्फ़ ऑफ मन्नार है, ये जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे इसका हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल क्या, देखिए हम बात करते हैं। आपको पता है, आप पिछली क्लास में देखा था कि जैसे ही अपर पार्ट से इंटीरियर पार्ट में जाते हैं तो अंदर क्या होता है, अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, समझ गए ना। तो कई बार क्या होता है कि जो लावा, जैसे आपको पता है कि क्रस्ट के नीचे जो लेयर है वो मेंटिल है ना, तो मेंटिल क्या एस्थेनोस्फीयर है कम्प्लीटली, जो मोल्टन स्टेज में सारी रॉक्स हैं सारी, तो कई बार क्या होता है जो लावा होता है बाहर नहीं निकलता है और वो अंदर अंदर मूवमेंट करता है, तो उसके पास में जो रॉक्स होती हैं तो उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, और उस पार्ट में उस रॉक के पास में यदि वाटर सोर्सेज होते हैं तो वो भी क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं, हीट हो गए, और हीट होने के बाद आपको पता है एक्सपेंड होती हैं और वहाँ से क्या वो बाहर निकलते हैं। तो जब गर्म पानी बाहर निकलता है ऐसे,
तो उस गर्म पानी से हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वैसे भी तो क्या करते हैं, वैसे भी तो पानी को तो गर्म करते हैं। जैसे आपको थर्मल प्लांट की हम बात करते हैं, तो थर्मल प्लांट में कोयले से क्या पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म करने से जो स्टीम बनती है उससे टरबाइन घुमाते हैं। ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी में क्या करते हैं, न्यूक्लियर जैसे हीट जो तैयार होती है तो उससे क्या होता है, पानी गर्म करते हैं। तो ये नेचुरल वे में अपने आप पानी गर्म है। तो इसमें क्या होता है, जो गर्म पानी बाहर निकलता है उसकी स्टीम का जो टरबाइन में करते हैं, टरबाइन से क्या होती है, बिजली बनती है। सिंपल सी बात है। तो देखिए कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर नेचुरल वे से इस प्रकार की स्प्रिंग या पानी का बाहर फ्लो होता है, और कई जगह इसमें डिफरेंट टाइप के ऐसे गीजर तैयार हैं अपने आप में, नेचुरल बने हुए हैं, जो गर्म पानी बाहर निकलता रहता है। इसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो देखिए इंडिया में इस प्रकार के हॉट स्प्रिंग या गीजर्स हैं, तो ये काफ़ी पहले से ही हम बात करते हैं, मिले हुए मिडियल पीरियड से ही ऐसे। तो इंडिया में इसका प्लांट शुरू हो चुका है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू के पास में एक पार्वती वैली मिलती है, और वहाँ पर मणिकरण है, जगह का नाम है। तो वहाँ पर क्या है, इस प्रकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा इस प्रकार का जो गर्म पानी है वो आपको शिमला के पास मिलता है, इसके पास में ताता पानी बोलते हैं। इसके अलावा ऊपर आपको यदि लद्दाख में जाओगे, वहाँ पुगा वैली ऐसे, ठीक है, वहाँ पर भी मिलता है। और ये मणिकरण में ही है जहाँ पे इस प्रकार की प्लांट भी स्टार्ट कर दिया है। ओके, वर्ल्ड में इसका सबसे पहला जो अटेम्प्ट जो किया गया था, जो ग्राउंड वाटर का हीट का, वो 1890 में किया गया था। जो यूएसए के अंदर बॉइस जगह का नाम है, जो इडाहो स्टेट में पड़ता है, इसमें सबसे पहला यहाँ शुरुआत किया गया था। ओके, नेक्स्ट है बायो एनर्जी। अब बायो एनर्जी में क्या होता है, देखिए जो भी जितने भी बायो प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे क्रॉप्स हैं, हमने फसल ले ली तो उसका वेस्टेज बच गया, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं तो उनका जो डग्स होता है वो है। इसके अलावा जहाँ जैसे हम बात करें घर का जो कचरा है, तो जो वेस्टेज होता है उसका क्या करें, तो उसको डंप करने के बाद में क्या होता है, उससे जो गैस निकलती है, मीथेन जनरेट होती है, और उस मीथेन को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके हम टरबाइन चलाते हैं, और उससे क्या होता है, बिजली बनाते हैं। तो बात ये है कि एक तो हमारा कचरा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, दूसरा उसके बदले हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो इसमें बायो एनर्जी इसी प्रकार का ये प्लांट होता है। तो देखिए जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर जो रेजिड्यूस हो सकते हैं, म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल या अदर वेस्टेज होते हैं, उन सब को हम क्या है, एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप का, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हम हीट एनर्जी ले सकते हैं, या कुकिंग के लिए गैस बना सकते हैं। कई आपने गाँव में देखा होगा कि जिनके पास में मवेशियाँ या गाय भैंस ज़्यादा होते हैं, तो गोबर गैस के प्लांट तैयार करते हैं। मतलब एक टैंक बनाते हैं ज़मीन के अंदर, उसमें गोबर डालते हैं और पानी डालते हैं, तो उसके अंदर फर्मेंटेशन शुरू होता है। फर्मेंटेशन शुरू होने से उसमें मीथेन गैस रिलीज होती है, और वो गैस जो हल्की होती है तो ऊपर आती है, तो ऊपर उसमें क्या होता है, पैक होता है ऊपर से, और ऊपर जहाँ उसका टॉप पार्ट के अंदर उसमें क्या होता है, एक जो बर्नर होता है उसके अंदर पूरी पूरी कलेक्ट होती है, फिर वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू उसको किचन में लेकर जाते हैं। तो जलने में क्या मीथेन की ज़रूरत पड़ती है, और मीथेन तैयार होती है, तो उसका यूज़ हो जाता है ऐसे। तो जितने भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसका यूज़ कर सकते हैं, गोबर का यूज़ कर सकते हैं, या जो गार्बेज है उनका हम यूज़ कर सकते हैं, कचरे का, तो उसके थ्रू भी क्या ये गैसेज रिलीज होती हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो कम्प्लीट चेंज हो जाएगी। रूरल एरिया के अंदर जो लोग हैं वो जो लकड़ी का यूज़ करते हैं, तो उसके जगह वो क्या करेंगे, उस गैस का यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो वुड का जो फ्यूल है वो कम कंजप होगा, पेड़ कम कटेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल होगा। और इंडिया में दिल्ली में बात करते तो दिल्ली के अंदर जो म्यूनिसिपल का जो वेस्टेज कचरा होता है, तो उसको इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्लांट शुरू भी कर दिया गया है, जो दिल्ली में ओखला एक जो दिल्ली के अंदर ही है एरिया, तो उसके अंदर ये स्टार्ट कर चुके हैं। तो बायो एनर्जी का प्लांट है इंडिया में कहाँ शुरू हो चुका है, ओखला में हो चुका है, समझ गए। तो आप देख जो डिफरेंट टाइप के, चाहे हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, चाहे हम
बायो एनर्जी की बात करते हैं, चाहे हम थर्मल की बात की हमने, टाइडल एनर्जी की बात की हमने, और इसके अलावा हमने जियो थर्मल की बात की। तो ये सारे सारे जो एनर्जी की रिसोर्सेज हैं, ये सारे सारे क्या हैं, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो सारे इको फ्रेंडली हैं और इनको इनिशियल स्टेज में कॉस्ट लगती है, उसके बाद ज़्यादा पैसे नहीं लगते, ये ख़त्म नहीं होते, हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। जो डिफरेंट टाइप रिसोर्सेज हैं उनको हम किस प्रकार बचा सकते हैं। देखिए एक्चुअली क्या, हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ साथ डिमांड ज़्यादा हो रही है। अब यदि हम वैसे ही उसको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ये एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है, अदरवाइज फ्यूचर की जो जनरेशन होगी उनको तो रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्सेज यूज result into generating enormous quantity of waste as well as create other environment problems। देखिए हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है हम जो रिसोर्सेज की, उससे क्या है, उससे कंटिन्यू यूज़ करने से हमारा जो इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम है वो सारे सारे तैयार हो रही हैं, पता ही हमें, समझ गए। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो टेक्निक अडॉप्ट करनी है, जिससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे रिसोर्सेज का हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, रिसोर्सेज का कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा के रखना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें अल्टरनेटिव एनर्जी की रिसोर्सेज हैं उनका हमें यूज़ करना है, जैसे सोलर एनर्जी है, हम विंड एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, या जो टाइडल एनर्जी। तो इस प्रकार की जो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हमें अडॉप्ट करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो भी जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उनकी जगह रिप्लेस करना है, कौन से, नए नए जितने भी हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनको कन्वेंशनल रिसोर्सेज की जगह रिप्लेस कर देना, हमें चेंज करना देना है। जैसे हमारे पास में जो भी आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल या इस प्रकार के हैं, उसकी जगह हमें क्या कर लेना है, हमें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियां हैं वो शुरू कर देना है। इसके अलावा हम जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी वाली है, वो चीज़ें रिप्लेस करना है। इसके अलावा यदि हम मेटेलिक, क्योंकि मिनरल तो कई प्रकार के होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रैप का यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली स्क्रैप का यूज़ जैसे कॉपर है, लीड है, जिंक है, इसमें हम काफ़ी सारा कर सकते हैं, जिससे हमारे जो डिफरेंट टाइप के रिजर्वर्स हैं उनको हम बचा सकते हैं। अब स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप मतलब टुकड़े होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है तो उसमें जो मशीनें बनती हैं ना, तो बनती तो उसमें क्या छोटे छोटे टुकड़े तो बच ही जाते हैं। जैसे आपने टेलर को देखा हो, टेलर जब कपड़े तैयार करता है ना, ऐसे कपड़े उसको, तो उसके छोटे छोटे काट काट कर ऐसे तैयार, तो छोटा छोटा कचरे हो जाते हैं ऐसे कपड़े की। ऐसे ही जो मेटेलिक इंडस्ट्रीज होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें भी स्क्रैप बच जाती है, तो उसको वापस मेल्ट करेंगे, उसको वापस उसका यूज़ कर सकते हैं, तो स्क्रैप भी यूज़ हो सकती है। इसके अलावा जो मेटल्स हैं, मेटल्स को हम रिड्यूस करें, उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट है उसका हम यूज़ करें, दूसरा हम यूज़ करें, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो भी एक लिमिटेड टाइम तक हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो स्ट्रेटजिक या जो स्केरी मिनरल्स हैं उनको हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट नहीं करना है। मतलब जो हमारे डिफेंस के लिए या जिन रिसोर्सेज की कमी है तो उनको हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट नहीं करना, उसको कम कर देना कम्प्लीटली, हम उसको फ्यूचर के लिए बचा के रख सकें। और हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, लंबे टाइम तक उनको बचा के रख सकते हैं। इसमें कुछ वे ऑफ कंजर्व मिनरल्स दिखा रखे हैं। यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, जो हमने पहले बात किया कि इसका हम अल्टरनेटिव सोर्सेज उसका यूज़ करें। इसके अलावा वर्किंग ऑन ए पाथ दैट लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हम इस प्रकार काम लें जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा हमें यूज़ द मिनरल रिसोर्सेज विद ए ग्रेटर एफिशिएंसी, साथ में यूज़ करना है, उसका वेस्टेज नहीं करना है इसे। इसके अलावा रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी उसको यूज़ करना है। इसके अलावा हमें अवॉइड और एक्सप्लोटेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन ज़्यादा नहीं करना है। इसके अलावा हम जो बायोगैस है उसको हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम रीयूज, रिसाइकल एंड डिफरेंट मिनरल्स को उसको भी डेली लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे। और
हम क्या करेंगे, यूजिंग मिनरल्स इन ए प्लान्ड वे, हम प्लान्ड वे के रूप में हम उसकी प्लानिंग के तहत मिनरल्स का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होते हैं हमारे जितने भी मिनरल्स हैं उनको हम बचा सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।